बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जिसके लिए बहुत अरसे के साथ गुफ्तो शुनीद भी थी, बहुत सी बैठकें भी हुई, जिसके आउटकम के ऊपर बहुत सारे सवालात भी थे, तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और उम्मीदें भी वाबस्ता थीं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी मजलिस आमला का इजलास होता है, उसके अंदर डिस्कशन की जाती है और फिर जो एलामिया मंजर आम पे आता है तर्जुमान हाफिज़ हम्दुल्लाह साहब की तरफ से, वो ये आता है कि हमने ओपन अभी तक किसी के साथ एलानिया तौर के ऊपर किसी सियासी इत्तेहाद में शामिल होने का फ़ैसला नहीं किया। हाँ, दीनी जमातों के साथ हमारे रवाबित जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ बरसों से शदीद इख्तलाफात हैं और हाफिज़ हम्दुल्लाह साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अक्सरियत जेल के अंदर है, इसलिए उनके साथ खड़ा नहीं हुआ जा सकता। जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो डिमांड्स थी, उनका अभी पब्लिकली उन्होंने एतराफ़ नहीं किया कि वो क्या थी और उनकी तरफ से जवाब क्या आया, ये अभी बात मंजर आम पे नहीं आई। जबकि दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर साहब ने यह कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी का जो फैसला होगा वो हमें काबिल कबूल होगा। अब इस ज़मन के अंदर आने वाले दिनों में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का मुस्तकबिल क्या है? जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी और जमात इस्लामी क्या मिल के कोई तहरीक चलाना चाहते हैं? अगर सियासी तहरीक नहीं चलती तो जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किन मुश्किलात का सामना हो सकता है? स्ट्रीट पार्स किस तरीके से मिल सकती है? एक बुनियादी सवाल। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से इजलास हुआ KP असम्बली का, लेकिन वो बग़ैर नतीजा ख़त्म हुआ और अली अमीन गंडापुर साहब ने यह कह दिया कि गैर कानूनी माइनिंग जो है वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगी। अब गैर कानूनी माइनिंग उन्होंने किस पैराए के अंदर कही है, ये एक सवाल है, क्योंकि मौजूदा जो माइनिंग हो रही है उसके ऊपर भी बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात अली अमीन गंडापुर साहब ने दिए थे और उस पर यह बात की थी कि मैं ये नहीं होने दूंगा और इन कंपनीज़ के लाइसेंस जो हैं वो भी मुअत्तल किए जाएंगे और जहाँ कहीं होगा वहाँ पे सूबाई हुकूमत इन एक्शन होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला मंजरनामा अगर देखें तो उस पर सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को अंदाज़ा ही नहीं था कि नहरों के मामले के ऊपर इस किस्म का रद्द-ए-अमल आएगा। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है या पीपल्स पार्टी जो है अपना फाइनल फैसला कर चुकी है? इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले अगर देखा जाए तो जनरल काउंसिल ने फैसला किया कि फ़िलहाल इत्तेहाद ऑफिशियली नहीं होना चाहिए। हाफिज़ हम्दुल्लाह साहब का जो बयान है ये किस समत को जाती हुई तस्वीर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, अगर आप बुरा न मनाए तो, क्योंकि आपके बुरा मनाने से ना मैं डरता हूँ। आपने आज वही काम किया है जो अक्सर हुकूमती लोग करते हैं ना, एक हिस्सा पढ़ लिया है, एक हिस्सा नहीं पढ़ा। जो आपकी मर्ज़ी की चीज़ थी ना, जो आपकी मंशा की चीज़ थी, जो आपको सूट करती थी, वो आपने बयान कर दी। अच्छा। आज मौलाना साहब ने कहा कि हमारा माजी में इख्तलाफ रहा है, अब इख्तलाफ नहीं है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें माजी में थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएं। अच्छा। ये आपने सुना होगा हाफिज़ नईमुल्लाह साहब के साथ, हाफिज़ नईम साहब के साथ, जो कि आपने मौलाना साहब की एक चीज़ तो सुना दी ताकि कौम एक चीज़ सुन ले, दूसरी आपने गवारा नहीं की कि पूरी चीज़, तीसरी बात जो लामिया जारी, मैं सारी सुना देता तो आपने क्या सुनाना था? नहीं, मैंने तो सुनाना ही सुनाना था ना, आप भी सुनाते, लोग आपको भी सुनने के लिए बैठे हैं। आप यहाँ पर कैमरा मैन ही तो निकाल रहे हैं ना, आप एंकर हैं यार, आपको सुनने के लिए बैठे हैं। दूसरी बात है, हाफिज़ हम्दुल्लाह साहब ने जो बयानिया जारी की है, अगर आप उस बयानिए में देखो, उसमें कहा गया है कि जो इत्तेहाद का फैसला है बाद में किया जाएगा, अभी हम किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं हो रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि इत्तेहाद ख़त्म कर दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ये कबूल ही नहीं है, लेकिन हमने कह दिया, हमने इत्तेहाद ख़त्म ही करा दिया, हमने एक हिस्सा कह दिया, दूसरा नहीं कहा। भाई, तीसरी बात आपने कही जी स्टेट पावर कहाँ से लाएंगे? तहरीक इंसाफ से बड़ी स्टेट पावर किसके पास है? चले मुझे बता दें ज़रा, बता देना ज़रा मुझे। स्टैब्लिश तो मौलाना के पास ही कही जाती है। कौन कहता है? आप कहती हैं ना, आपकी होगी या जमात इस्लामी कहती है कि हमारी होगी। आप देखिए ना, वोट किसको पड़ते हैं? आप एक जलसा किसी इस तरह करें, एक जंगल में जगह मुतय्यन कर दें कि फलां जंगल है 500 किलोमीटर दूर, तहरीक इंसाफ यहाँ जलसा कर ले, चल दे और बाकी जमातों को भी कह दें, बाकी जमातों को भी कह दें और तहरीक इंसाफ को भी कह दें। कह के तो देखें यार, तो नताइज आपने नताइज निकल आएंगे, तो निकल आएंगे ना नताइज, तो फिर आपको पता चल जाएगा स्टेट पावर किसके पास है। भाई, वो स्टेट पावर है, उनको जलसा करने की इजाजत नहीं होती। कौंसिल का इलेक्शन जो है कई लोग जीत नहीं सकते। जरा निकाले ना भी रिजल्ट, पंजाब में रिजल्ट निकालें किस जमात का क्या था, KP में रिजल्ट निकालें किस जमात का क्या था,
माजरत से जमात इस्लामी के अमीर साहब कितने वोटों से जीते थे? कितने वोट थे उनके केपी में? किनकी बात कर? सराजुल हक साहब के। क्या था उसको बताएं ना, आप बताएं। आपने स्ट्रीट पावर 2-3 जमातों की बना दी है ना। बात स्ट्रीट पावर जो है ना, वो एमकेएम के पास भी कहती है मेरे पास भी बरी है। स्ट्रीट पावर तहरीक लब्बैक के पास बरी है, नहीं है क्या? तहरीक लब्बैक के पास है। वोट पावर किसके पास है? वो तो पीटीआई के पास है। फैसला किसने करना है? किस चीज़ का? वोट पावर ने फैसला करना है ना। तो बस बड़े सिंपल सी बात है यार। आप पता नहीं क्यों यहाँ पे बैठ के फैसला करके आए कि क्रश कर देना पीटीआई को। नहीं होना क्रश, किसी के कहने से कोई जमात नहीं होती। हाँ, जो गलत होगा वो ज़रूर ख़त्म होगा और उसे ख़त्म होना भी चाहिए। यासर, इत्तेहाद यासर बनता है या नहीं बनता? मैंने आपसे 22 अप्रैल कहा था, कल से 22 अप्रैल शुरू हो रहा है। कल से आप पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ तेज़ी से बदलता देखेंगे। एक आप बात से निशीन कर लीजिएगा। कल शाम में जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो बहुत सी ऐसी खबरें होंगी जिनके मतलब हम कहेंगे यार ऐसा हो सकता था, या ऐसा हो गया, या ऐसा कोई कर सकता है। ये लफ्ज़ हम अदा कर रहे होंगे। आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ का समझौता ग्रुप के अलावा बाकी तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, बड़ा डिसीजन कर चुकी है। और उसमें तहरीक इंसाफ के साथ अगर कोई चलता है तो फिर भी ठीक है, नहीं चलता तो फिर भी ठीक है। नहीं चलता तो फिर क्या वो ग्रुप माइनस होगा? कौन सा ग्रुप? समझौता ग्रुप। उसको साथ ही रहना पड़ेगा, उसको साथ ही रहना पड़ेगा। सब मैं आपको बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई और जमात चलती है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं चलती तो तहरीक इंसाफ जिस दिन से इमरान खान गिरफ्तार हुआ है, जिस दिन से इमरान खान जेल के अंदर है, क्या तहरीक इंसाफ के साथ कोई किसी एक बड़ी सियासी जमात ने लग कर इलेक्शन लड़ा? किसी एक बड़ी सियासी जमात लड़ा इलेक्शन? कहते हैं सिंध के अंदर लड़ा है हम। किसने? कौन कहता है? लालचंद मल्ली साहब वाली सी। ओहो यार, वो तो ज़मीनी इलेक्शन हुआ ना, अब उसको छोड़ दे। मैं बात कह रहा हूँ जब से वो अंदर थे, एक इलेक्शन 8 फरवरी का हुआ, क्या कोई लड़ी जमात? नहीं। तहरीक इंसाफ ने साबित किया कि यंगस्टर वोटर हो, बुरा हो, ज़ईफ़ हो, जवान हो, आप और मैं इसी स्टूडियो में बैठे थे ना, तो हम वोटों की गिनती कर करके बता रहे थे ना क्या नतीजा निकला। क्या नतीजा निकला। ठीक है, उसके बाद क्या किधन केरा चनचरिया उछल गया, चन जो भी चल रहा है हो गया, होता रहा ना यासर। तो ये चीज़ें यासर चलती रहती हैं और आपको ना बड़ी तेज़ी से बहुत कुछ मंजरनामा चेंज होते नज़र आएगा। दूसरी बात, बल्कि दूसरी क्या, ये आपको एक पॉलिटिकल बात आज मैं आपको आज की बता दूँ। सियासत में अब जो अपोजिशन का असल किरदार अदा करेगा ना, अगले इलेक्शन में वही होगा। आपको पता है गंदम के मामले पे लोग अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। फ़लस्तीन का एक ऐसा मामला जिस पे ईमान की हद तक आपको जाना चाहिए, आपके ईमान का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन फिर सिर्फ जलसे जुलूस नहीं, फिर आपको पूरी कुव्वत ईमानी से कुछ करना चाहिए। यहूदी दाखिल हो गए ना अंदर मस्जिद अक्सा के अंदर, जी चलेंगे ना, और हम अभी मीटिंगों में लगे हुए हैं, हम कंप्रोमाइज़ जलसे कर रहे हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ही जलसे करें, लेकिन कंप्रोमाइज़ ईमान के साथ ना करें। ये कंप्रोमाइज़ करें कि कोई चीज़ टूटेगी नहीं, ये कंप्रोमाइज़ करें कि कोई सड़क बंद नहीं होगी, लेकिन ये कंप्रोमाइज़ ना करें कि हम सिर्फ 4 दिन के लिए करेंगे, 5वें दिन हम कुछ नहीं करेंगे। ये कंप्रोमाइज़ ना करें। कंप्रोमाइज़ इस पे होना चाहिए कि मुल्क की सलामती रहेगी, कंप्रोमाइज़ इस पे होना चाहिए कि सड़क ब्लॉक नहीं होगी, कंप्रोमाइज़ इस पे होना चाहिए गमला तक नहीं टूटेगा, किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बाकी चीज़ें जो है ना, उनमें सच आखा ते भजन खाखा डरदी सच ना आखा। मैं सच कहना नहीं, तन तकलीफ भरी होनी है, तो इस पर करते हैं। अच्छा यार यासर साहब, अब आज एक बिल पास करवा दिया आपने पंजाब असम्बली से कि मोटरसाइकिल की फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। तो जिन लोगों ने बिल पास किया, इनका कोई फिटनेस सर्टिफिकेट होगा? इन सियासतदानों का फिटनेस सर्टिफिकेट होगा कि ये अवामी मयार के मुताबिक पूरे उतरते हैं कि नहीं? मुझे बताया ना, क्या इनका कोई फिटनेस सर्टिफिकेट होगा? और मोटरसाइकिल तो हर घर में है। कल इस पर तफसीली करेंगे, मैं आपको पूरी चीज़ें एक एक रखूँगा कि अब कहाँ पर क्या चोर बाजारी चलनी है।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनना था, उसके अंदर जमीयत उलमा इस्लाम फे के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सके और ऑफिशियली तौर के ऊपर वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। उनकी मजलिस आमला ने जो फैसला किया है और जो हाफिज़ हम्दुल्लाह साहब ने बयान दिया है और उसके बाद मजहबी जमातों की तरफ रुजू करने की बातें हुई हैं, किसी सियासी तहरीक का हिस्सा ना बनने की बात हुई है, तो इस का मुस्तकबिल क्या होगा, उसके ऊपर जो सवालिया निशान लगे हैं वो क्या है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस, बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होने वाली मुलाकातें, उन मुलाकातों पे लगने वाली कदगनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बानी अरकान में से शामिल हामिद खान साहब ने। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खान साहब, अगर देखा जाए जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ बहुत सी आपकी बैठकें हुई, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने की तगोदो हुई, फिर यह भी हुआ कि अनकरीब ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस मार्ज़ वजूद में आ जाएगा, लेकिन अब जाके जो एलामिया जमीयत उलमा इस्लाम फे की तरफ से जारी किया गया, तहफ़्फ़ुज़ात की बातें हुई, लेकिन अभी उसे डिस्क्लोज़ नहीं किया गया कि वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे या मुतालिबात क्या थे। क्या देख रहे हैं, क्या वजह बनी जिसकी वजह से ये एलामिया जारी हुआ? इससे पेशतर एलामिया कुछ और जारी होना चाहिए था। देखिए, ये अभी तक इस वक्त मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन और मज़ीद मामला सामने आएंगे तो कुछ इसके बारे में हम हतमी तौर पे कह सकेंगे कि JUI के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम तो सिर्फ 2-3 पॉइंट्स एजेंडे पर ही बात कर रहे थे, उनसे हर का अलायंस नहीं। उनमें से सबसे अहम चीज़ 26वीं तरमीम का ख़ात्मा, और ये है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ लेके आना, मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी को लाना, और इन बुनियादी सतूर पर हम बात करना चाहते थे। अब ये जब उनका मज़ीद एलामिया सामने आएगा तो पता चलेगा कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे। अच्छा खान साहब, मौजूदा सूरत हाल में आज मंसूर अली शाह साहब ने कायम काम चीफ जस्टिस का हलफ उठाया है, वो जितने दिन भी होंगे। अब आपको क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी खुशखबरी, बड़ी खबर मिलती नज़र आ रही है? कुछ कहना कब्र इस वक्त होगा, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि कुछ चीज़ें जो अभी तक रुकी हुई हैं, ख़ास तौर पे जो हम 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो हमने पिटीशंस फाइल की हुई हैं, मैं समझता हूं कि उसकी तरफ उनको तवज्जो देनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको मुकर्रर करना चाहिए फुल कोर्ट के सामने, माइनस उन जजेस के जो कि बाद में अपॉइंट हुए। यानी जब 26वीं तरमीम में के वक्त जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको उनके बेंच बनाकर ये 26वीं तरमीम के केसेस सुने जाने चाहिए। आइन इसकी इजाज़त देता है? आइन बिल्कुल इजाज़त देता है। आइन में कोई कदर नहीं है कि आप फुल कोर्ट का बेंच बना सकते हैं, और ख़ास तौर पे जहाँ आइनी तरमीम का मामला हो। उसमें सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल तो 2015 की है, जब 21वीं तरमीम को चैलेंज किया गया था तो 17 जजेस का फुल कोर्ट बेंच बना था और उसने हेयरिंग की थी उसकी। खान साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि ये जो 26वीं तरमीम थी ये निज़ाम की बेहतरी के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए लाई गई, ज़रूरत पड़ी तो 27वीं तरमीम भी लाई जाएगी। जब हुकूमत 27वीं तरमीम की तरफ गामज़न है तो 26वीं तरमीम का खात्मा कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, जिनका आपने जिक्र किया है, मैं नहीं समझता उनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट राय है। उनको जो हुक्म मिलता है उसी के मुताबिक वो बात करते हैं, इसलिए मैं उनकी किसी बात का नोटिस लेना ही नहीं चाहता। इनकी अपनी तो राय कोई है नहीं, ना इनकी अपनी कोई हैसियत है। ये तो पपेट्स हैं, जितने भी हुकूमती लोग हैं इस वक्त, चाहे उनसे जो भी हुक्म होता है, चाहे पार्लियामेंटेरियन के हैं, चाहे उनकी एग्जेक्टिव है, वो तो वहाँ के हुक्म की ताबे है और हुक्म की तामील करेगी। लिहाजा इनकी कोई इंडिपेंडेंट राय, उनकी राय समझी नहीं जा सकती। हाँ साहब, आपका पैनल, आपका ग्रुप इस दफ़ा बहुत अच्छी पोजीशन में रहा, बहुत सी जगहों पे आपने इलेक्शन जीता, और इसके हवाले से कहा जाता था कि फौरी तहरीक जो है वो कुछ शुरू हो जाएगी। सिंध में तो पानी के हवाले से, कैनाल्स के हवाले से वकला बड़े मुतहर्रक हैं और बाहर निकले हुए हैं और धरने दे रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। तो इस 27वीं या 26वीं ये जो आइनी तरमीम है, इस पर जो आप लोगों का एक मौक़िफ़ था कि हम एक भरपूर तहरीक चलाएँगे,
उसका क्या वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है या कोई तहरीक इस्लामाबाद की तरफ आने की? देखिए, ये तहरीक चल रही है। ये जो आप बात बता रहे हैं कि जो सिंध के पानियों का मामला है, ये एक इशू है, लेकिन असल इशू अब पिछले सैटरडे को, इससे पहले सैटरडे को, यानी 15 तारीख को गालिबन एक नेशन वाइड हमारा वो लॉयर्स कन्वेंशन हुआ था कराची में, कराची बार एसोसिएशन के ऑर्गेनाइज करता। उसमें सारे मुल्क से वकला के नुमाइंदगान ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें चारों इश्यूज़ के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया गया था। 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ भी, ये पानियों के मामले में भी, बलूचिस्तान के हालात को भी सामने रखते हुए, और पीका एक्ट के ख़िलाफ़ भी जो अमेंडमेंट आई है उसके ख़िलाफ़। लिहाजा ये मामला तो जारी है, यानी 26वीं तरमीम का इशू अलग नहीं है, पानियों के इशू के साथ ही कनेक्टेड है, पीका का इशू भी उसके साथ ही कनेक्टेड है। तो इन सब इश्यूज़ पर हमारी तहरीक जारी है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में आप मज़ीद कन्वेंशंस के बारे में आपको बताएंगे और मुल्क के हर हिस्से में ये कन्वेंशंस होने जा रहे हैं। अच्छा, अब खान साहब, अगर देखा जाए, फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं पहले भी ये कह चुका था और अब भी कह रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मौजूदा क़यादत को अंडर 19 समझते हैं, इस वजह से वो उनकी बातों के ऊपर तकिया नहीं कर रहे। अब माजी करीब के अंदर जो पार्टी के अंदर उठने वाले बयानात थे एक दूसरे के ख़िलाफ़, आप समझते हैं कि पार्टी के पूरे मामलात को इस वक्त रेगुलेट करने की ज़रूरत है? देखिए, जिसका आपने हवाला दिया, मैं उसकी किसी बात का कभी जवाब नहीं दिया करता। कोई और सवाल पूछ लें आप तो उसका जवाब दे दें। ये माजी अच्छा खान साहब, चलें ये बता दें, ये खान साहब से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी, गैर एलानिया पाबंदी, ये एक वजह क्या है? जी हाँ, खौफ है कोई या कोई और मिल रहा है? क्या ये खौफ ही लगता है। ये पॉलिसी है कि वो कुछ लोगों को इमरान खान साहब की पार्टी के, उनको इमरान खान साहब से नहीं मुलाकात करने दे रहे हैं। मिसाल पे मैं उनमें से एक हूँ। जी बिल्कुल, मैं तकरीबन 5-6 दफ़ा जा चुका हूँ, मिलने नहीं दिया, और उसमें से 3-4 दफ़ा तो जो ट्रायल कोर्ट का जज था उससे सलमान सफदर साहब ऑर्डर लेके आए कि हाँ जी इजाज़त है, इनको भेजें अंदर, और जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कहा हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको नहीं मिलने देना। फिर लास्ट टाइम जब हम गए थे, 6 लोगों का लाहौर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ था कि इन 6 को मिलने की दिया जाए, और हमें 2 घंटे बिठा के मुझे और उज़ैर भंडारी का नाम काट दिया 6 में से, और बाकी 4 को कहा कि आप आके मिल लें। जब वो 4 हजरात हमारे गए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने तो देखा कि बाबर अवान साहब वहाँ बैठे हैं, तो इस पर बल्कि बड़ी तलखी हुई सलमान राजा साहब ने की कि देखें, जिनकी इजाज़त ली हुई है कोर्ट से उनको मिलने नहीं देते, और इनकी बगैर किसी इजाज़त के मिलने की इनको इजाज़त है। तो ये जो काम हो रहा है, इससे हमें बड़ी सख्त तशवीश है कि ये जानबूझ के एक तो पार्टी के अंदर डिवीजन पैदा करना चाहते हैं, दूसरा इमरान खान साहब को कोई सही मशवरा देने वाले को मिलने नहीं देने चाहते, और ये चाहते हैं कि हर तरह से जो बाहर बात निकले वो यही निकले कि आपस में इनकी तकसीम है या कोई और मसला है, ताकि पार्टी के बारे में लोगों के गलत तस्वुरात पैदा हों। खान साहब, मैं बारहा ये सवाल कर चुका हूँ, आपने अब तज़किरा किया तो आपसे भी ये सवाल यही है कि जिन लोगों के नाम फहरिस्त में शामिल नहीं होते और वो वहाँ पर मौजूद होते हैं मुलाकात के लिए, उनसे बाज़ पुरस क्यों नहीं की जाती कि आपको किसका फ़ोन था जिसके कहने पर आप मुलाकात करने आए? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में कि उनकी पॉलिसी है, जिसको जेल अथॉरिटीज़ वालों को कहा हुआ कि इनको मिलने की इजाज़त हर वक्त दी जाए, क्योंकि वो बड़ा फ्रीली वहाँ हमें चलते फिरते आते जाते नज़र आ रहे होते हैं। उनको तो रोकने की बात दूर की है, उनको फ्री एक्सेस दिया गया है। क्यों दिया गया है? ये गालिबन उनकी पॉलिसी है कि ऐसे लोगों को फ्री एक्सेस दो ताकि वो जो हमारा व्यू पॉइंट है ये एटलीस्ट
जो सही व्यू पॉइंट नहीं है उसको फीड करें खान साहब को। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरामे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर अगर देखें तो CCI का इजलास बनता है, लेकिन अभी तक मुस्तक़बिल करीब में CCI इजलास होने के कोई भी जो शवाहिद हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। उसके ऊपर अभी भी शकूक व शुबहात और सवालिया निशान के बादल जो हैं वो छाए हुए दिखाई देते हैं। अगर देखें, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि कुछ लीगी रहनुमाओं ने ज़ख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की है, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कौम परस्त जमातों का हदफ नहरी मंसूबा नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो उस पर उन्होंने ये भी कहा है कि पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है, तो आईनी ओहदों पर रहते हुए बात उन्हें ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए। तो इस मामले पे ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान बंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कादिर बंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कादिर बंदोखेल साहब, अगर देखें तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की, इसी ज़मन के अंदर अफनानुल्लाह साहब ने ये कहा कि आसिफ जरदारी साहब को अंदाज़ा नहीं था कि नहरों के मामले पे इस तरह का रिएक्शन आएगा। अब जब CCI का इजलास भी नहीं हो रहा, बात भी नहीं सुनी जा रही, क्लियर कट कोई जवाब भी नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के पास अब जो स्ट्रेटजी है, फाइनल स्ट्रेटजी, वो क्या है? आज तीसरा दिन है, सिंध मुकम्मल तौर पे बंद है और अब कल जो एहतजाज करने वाले वकला और दूसरी तंजीमें उनने ट्रेन रोकने का जो है वो भी धमकी दी है। तो आप मुझे बता दो कि अब उनको भी होश नहीं आ रहे, अभी तक वो इल्जामात पे इल्जामात कर रहे हैं। इनको अगर थोड़ी सी अकल होती और ये थोड़ा सा सियासत का समझ बूझ उनको पता होता तो आइन के तहत CCI की मीटिंग हर 3 महीने बाद बुलाना था और निगरान हुकूमत ने जो 12 घंटे पहले इस मंसूबे की मंजूरी दी है तब भी उन्होंने मशरूत कर दिए CCI की मंजूरी से। तो ये CCI की मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि सिंध असम्बली से या मुतफ़क़ा तौर पे मुस्लिम लीग नून तो यहाँ नुमाइंदगी नहीं है, PTI, NQM और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की मुतफ़क़ा करारदाद पास हो चुकी है केनास के खिलाफ। उसके बाद कौमी असम्बली में 7 अप्रैल को हमारी करारदाद मौजूद है। नून लीग वही ड्रामाबाजी हस्ब रवायत, PTI ने भी मुंह मोड़ लिए, जैसे यहाँ हमारे साथ करारदाद पास की थी, MQM ने पास की, उन्हें भी मुंह मोड़ लिए, बहाने बना रहे। तो उसके बाद स्पीकर ने असम्बली की इजलास जो ना गैर मुनमुद्दत तक मुलतवी कर दिए। अब आप मुझे बता दो कि अगर आप CCI की फोरम पे भी बात नहीं करना चाहते हैं, आप असम्बली की फ्लोर पे भी बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप वो सड़कों पे बात करना चाहते हैं, तो अभी हम सड़कें हमने सजा ही नहीं है। अभी तो जो छोटी छोटी तंजीमें हैं या उकला तंजीमें हैं वो सड़कें बंद करके आज तीसरा रोज बैठे हुए हैं, और जिस दिन पीपल्स पार्टी मैदान में उतरेगी तो फिर अंदाजा होना चाहिए उसको। और फिर इस बात के ये धोखा देने के लिए अवाम को और मीडिया को जी नवाज शरीफ साहब ने हिदायत कर दिए, राना सनाउल्लाह ने, हम ये बात करेंगे। अब एक तरफ राना सनाउल्लाह मीठी मीठी गोलियां दे रहे हैं, इनकी इतना कद है कि वो बिलावल साहब के खिलाफ बात करें। उज़मा बुखारी का जो पीपल्स पार्टी की नर्सरी में बड़ी होकर वो नून लीग में जम मारी है, तो इनकी है इतनी कदकास कि वो बिलावल के खिलाफ बात करे। और क्या वो मरियम बीबी को नजर नहीं आ रही ये बात? क्या मियां साहिबान को ये नजर नहीं आ रही कि हमने इनके पीछे किन लोगों को छोड़ा हुआ है? आप अगर मंदोखेल साहब जी, क्या आपकी पीपल्स पार्टी में आप अकेले रह गए हैं बोलने वाले? मसलन वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपके अलावा और कोई बोलता भी नहीं है, क्या बात है? नहीं बोलते हैं, सब बोलते हैं। देखिए जी, आप सुन ले नहीं, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब मुझे आपके अलावा दिखा दें कोई। देखिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा आप देख रहे हैं, हम तो यही चीज कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून न सिर्फ हमें धोखा दे रही है बल्कि पूरे पाकिस्तान को धोखा दे रही है। ये वन पार्टी एजेंडा है। आप ये कैनाल का मुंसूबा तर्क करने का ऐलान कर दे, आप मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे, मीठी गोलियां देंगे, आवाम का टाइम वेस्ट करेंगे। आपको एहसास नहीं है जो पूरा सिंध इस वक्त जो सिंध पंजाब का रास्ता है तीसरा रोजे बंद पड़ा हुआ, वहां पे आपको इस चीज का एहसास नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं एहसास और आप यहाँ पे 65-70% जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर कराची है उनका पूरे मुल्क से अगर रास्ता कटा हुआ तीसरा रोज है, तो आप क्या चाहते हैं? 2 महीने लोग पे एहतजाज करें तब आपको होश आएगी, या आपको किसी ने कान में बोला हुआ है कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आप हुकूमत जारी रखेंगे? तो ये ख्याम ख्याली क्यों है? मैं तो ये कहूंगा ये PTI वाली भी मिले हुए हैं, क्यों वो अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं कर रहे हैं?
कर देना, एक दरखास्त ही देनी होती है स्पीकर को, पता चल जाएगा इनको कि पीपल्स पार्टी के साथ है कि नहीं है। तो सवाल ये कि पीटीआई क्यों खामोश है? करारदाद में तो हमारे साथ ही सिंध ने वफाक भी से अलग करारदाद पेश की है। अच्छा, आप ये सजेशन दे रहे हैं कि पीटीआई अगर नो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव करे तो पीपल्स पार्टी उसका साथ देगी? मैं ये करूं, पेश तो करे, पीपल्स पार्टी कम से कम इस कैनाल के हवाले से मुस्लिम लीग नून का साथ तो नहीं देगी। ये तो मैं आपको बताऊं। नहीं, आप पीपल्स पार्टी ऐलान करें ना, देखिए आपने क्या कर दे, ये तो नहीं होता ना। पीपल्स आप ऐलान करवाएं कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, देखिए सुबह सारी कई सियासी जमातें जो हैं वो इस पर तैयार हो जाएंगी। आप मुझे एक बात बता दे राना साहब, पीपल्स पार्टी ने साथ वात नहीं देना है, न पीटीआई का न नून लीग का, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून ने 2/3 यानी 169 मेंबरान वहां पूरे करने हैं। हम साथ दे यानी हम पीटीआई का साथ नहीं भी दे तो मुस्लिम लीग नून ने ये 169 अरकान को पूरे करने हैं, वो कहां से पूरे करेंगे सूरत हाल में? मैं तो इतनी सी बात करूं। अब आप इसका मतलब जिस तरह भी ले ले, हम तो एक लिहाज से समझ लो पीटीआई का साथ हो गए। अगर हम उससे अदम एतमाद की तहरीक का नून लीग का साथ नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली वो नाकाम हो जाएगा, वो धड़ाम से गिर जाएगा इमरान खान की तरह। ये तो आपने बड़ी खौफनाक सी बात कह दी है। ये तो आपने खतरे की घंटी बजा दी है हुकूमत के लिए। ये नहीं मिली है तो आपने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। नहीं, देखो हुकूमत के लिए खतरे की घंटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं एक चीज ये बताऊं, यहाँ बिलावल साहब पहले जो कह चुका है कि ये सिंध की आवाम की मौत और जिंदगी का सवाल है, तो ये अदम एतमाद की तहरीक, हुकूमत से अलग होना, हुकूमत का गिराना, ये बड़ा छोटा सा इकदाम होगा। आप मुझे बता दो कि आप मेरा गला घोटेंगे, मेरे मुंह पे जो है ना वो ताला लगाएंगे और मुझे प्यासा मारेंगे तो मैं खामोश बैठूंगा? सिंध की आवाम खामोश बैठेगी? बलूचिस्तान की आवाज खामोश बैठेगी? तो ये तो गलतफहमी है। और खुद सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब की आवाम खामोश बैठेंगे। आपकी चोलिस्तान की जमीनें न जाने किसको बेच दी है, कहां से डॉलर अपने पकड़ लिए है, तो आप इसका मतलब बाकी पाकिस्तान तबाह करने को आप तुले हुए? ऐसा तो नहीं होने देंगे। अच्छा मंदोखिल साहब, अगर 2-4 दिन तक हुकूमत कोई इकदाम नहीं उठाती और सड़कों की बंदिश का मामला यूं ही चलता रहता है, तो पीपल्स पार्टी क्या उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेगी उन लोगों से कि ये जो बंदिश है इसको ख़त्म कर दिया जाए, या फिर आप ये सारा कुछ विफाक के सर पे ही रखेंगे? हालांकि अब कहीं ना कहीं नुकसान सिंध का तो हो रहा है। आप मुझे एक बात बता दो, आज तीसरा दिन है, कराची का राब्ता कटा हुआ है पूरे पाकिस्तान से, और मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है, और दूसरी तरफ उन्होंने नून लीग के लोगों को हमारे पीछे छोड़े हुए हैं जो हमारी क़यादत के खिलाफ मुसलसल झूठ बोल के प्रोपेगेंडा कर रही है। तो हम क्यों कहेंगे लोगों को आपके एहतजाज खत्म कर ले? आप सवाल ये बताने कि जब आप खुद इसके लिए तैयार नहीं हो, मईशत की तबाही हो रही है उसके लिए आप तैयार नहीं हो, यहाँ पे पूरा पाकिस्तान 3 दिन से बंद पड़ा उसके लिए आप तैयार नहीं हो, तो हम क्यों कहेंगे? चलें, ये तो आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, आप क्यों कहेंगे, लेकिन इसमें इसका हल तो कोई होना चाहिए ना। आप पता चला है कि जो पंजाब से बहुत से लोग जानवर लेकर कुर्बानी के सिंध की तरफ आए हुए थे, वो भी रास्ते में हैं बहुत, और सिंध से जो जारी थी खाद पंजाब, वो भी नहीं अभी तक पहुंच सकी, वो भी इस बंदिश की वजह से है। तो इसका मेन नुकसान तो आम आदमी का हो रहा है ना। और एक ऐसे वक्त में भी कि जब JUI भी ऐलान कर चुकी है कि पंजाब और सिंध सरहद हम ब्लॉक करेंगे। देखिए राना साहब, आप मुझे एक बात बताओ कि ये सारी जिम्मेदारी तो वफाकी हुकूमत की बनती है। ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर तो नहीं है कि आप हमारा पानी भी बंद कर दें और हम आपको सपोर्ट और मईशत को तबाही से और गाय और भैंसों को तबाही से मरने से बचाने के लिए हम आपका साथ देंगे। मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि हम साथ उन एहतजाज करने वालों का साथ देना चाहिए, लेकिन अगर आप मजीद तंग करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम उन्हें एहतजाज करने वालों का साथ दे दें। ये भी तो पॉसिबिलिटी में है ना सर। तो सर वो जो अफनानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि आप लोगों को इस रिएक्शन का अंदाजा नहीं था, ये किस हद तक दुरुस्त है? झूठ बोल रहे हैं, इसको पता नहीं है ना सर फेयर, उसका कोई काम धंधा है ही नहीं है, रोजाना एयरवाइज पे बैठ के झूठ बोलते रहते हैं। इनको पता है कैनाल का, इनको पता है कि यहाँ कराची की सिंध के क्या सूरत हाल है। आप मुझे बताओ, ये अब हमारे हाथ से भी निकल चुका है मामला। सिंध का बच्चा कौन सी, यानी आप देख रहे हैं कि अब आज सुनने में आ रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर्स भी हड़ताल पे जा रहे हैं, हाईवे तो बंद है तीसरे रोज से, और उन्होंने ये कहा कि जब तक कैनाल का नोटिफिकेशन वापस नहीं लेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी आज ऐलान कर दिया कि वो अगले 3 दिन जो है वो भी
पंजाब की जो शरह है वो तो पहले से बंद है, वो आगे दूसरे सिरे पे सकर के साइड पे बंद करना चाहते हैं। और एक ऐलान ये भी हुआ कि डॉक्टर सारे अस्पताल यानी वो चलेंगे, यानी तो आपको भैंस और गाय की फिक्र है, यकीनन होना चाहिए, मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं करता हूँ, लेकिन अभी तो इंसानों के लिए मसला है कि जब डॉक्टर एहतजाज पे चले जाएंगे फिर क्या होगा। लेकिन क्या वफाकी हुकूमत को होश नहीं है? वफाकी हुकूमत ये सुबह नहीं है, शहबाज शरीफ पिकनिक बनाने तो लिए कराची आ जाते हैं, कराची को टक्का देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि टक्का तो छोड़िए, वो जो दिया हुआ पानी है जो पहले से 41% कम आ रहा है उसको भी रोक रहे हैं। तो ऐसे सूरत हाल में तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा ये बता दें कि ये जो राब्ते हो रहे हैं, आप इसे लॉलीपॉप कह रहे हैं, चलें इसी राब्तों के हवाले से कल आपकी एक मीटिंग हुई गवर्नर हाउस में पंजाब में, उस मीटिंग में क्या तय हुआ? उसमें भी तो राजा परवेज़ अशरफ साहब भी थे, बड़े बड़े चंद साहब भी थे और बाकी लोग भी थे। उसमें क्या तय हुआ? उसमें ये बात नहीं हुई कि जनाब पहले ये मसला हल करें, उसके बाद पावर शेयरिंग पे बात होगी? राना साहब, वो जो मीटिंग हुई है आपको याद होगा, ये पंजाब में जो हमारे मसले मसाइल थे हमारे MNA MPA के साथ, वो उस हवाले से मेरे ख्याल में ये तीसरा चौथा मीटिंग है, और वो नहरों के हवाले से नहीं था। और यकीनन हमारे लोगों ने ये बात की है कि नहरों का मसला जो ना हल किया जाए, तो इस वजह से वो वहाँ पे कोई कंक्लूजन की तरफ नहीं जा रहे। यानी हम जो पंजाब की जो हमारे मसाले है उसको भी हम दरगुजर करने को तैयार है। हम जो ना वो जो आपका सिंध और कराची को पानी के लिए पैसे देने थे न दिए, उस पर भी हम शुक्रगुजार है। 3 सूबों में कोई मोटरवे नहीं है, पंजाब की हर शहर मोटरवे पे मोटरवे बना रहे हो, सीपेक के पैसों से या PSDP के पैसे से। और अगर बलूचिस्तान का एक बना बनाया रोड जो 3 साल पहले आपने खुद इफ्तिताह किया था कि 2 साल के अंदर बनाऊंगा, और उसी रोड को आप लोगों से पेट्रोल यानी लोगों की जेबों में डाका डाल के, और वो 750 अरब की बजाय 300 अरब उसको बने बनाए रोड को जो 70% मुकम्मल हो चुका है। मेरा वहाँ गुजरना होता है, मेरा भाई इलाका जोब एजेंसी है, मुझे जाना पड़ता है उधर। तो ये आप कितने झूठ बोलेंगे आवाम के सामने? आपने काबीना के सामने झूठ बोला कि पेट्रोल कम होगा, 3 घंटे बाद आपने जो ना उस बात को यू टर्न ले लिया है, और बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर आपने एहसान कर दिए। क्यों? किस बात का? बलूचिस्तान के लोग भीख मांगते आपसे, बलूचिस्तान के लोगों को आप खैरात दे रहे हो। क्या ये सीपेक बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है? सीपेक तो है ही बलूचिस्तान के लिए, जो आपने 95% पंजाब में जो ना वो पैसे लगा लिए है, इसके हिसाब तो आपसे लिया गया। आपने चाइना तक ग्वादर तक रोड बनाना है, वो तो सारा के सारा आपने पंजाब में खर्च कर लिया है, तो आपको चाइना को क्या जवाब देंगे? आपने एक रोड जो एक आपने जो ग्रीन लाइन बस शुरू की है वो भी अधूरा छोड़ दिया है। PTI का दौर खत्म हो गया, 3 साढ़े 3 साल वो भी अधूरा रह गया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप छोटे सूबों को इतना न दबाए कि उसके हवाले से जो ना वो लोग जो ना वो तैश में आ जाए, वो लोग तैश में आ जाएं और वो फिर जो है वो आप लोगों के मद्दे मुकाबले आके खड़े हों। तो इसलिए वफाक को ये सोचना चाहिए कि इनके अंदर जो बंदिश है उसका नतीजा क्या निकलेगा। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, मौजूदा जो मंजरनामा बिलखुसूस सिंध के हवाले से, ये जो इस वक्त कौम परस्त जमातें उनकी तरफ से एहतजाज है, सड़कों की बंदिश है, पंजाब सरहद जो इस वक्त बॉर्डर है उसके ऊपर, पंजाब सिंध का जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो बंदिश के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने कहा है, इस पूरे मंजरनामे में बात भी करेंगे। GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सायरा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, आप सवाल कर सकते हैं। सायरा साहबा, क्या चल रहा है? सिंध की सूरत हाल क्या है? सुना है कि सिंध पूरा बंद होने जा रहा है। आपको जी। ये जो अभी मैं भी काफी देर से वो कहते ज्वाइन करके बैठी हुई थी, मैंने मंदोखेल साहब की गुफ्तगू सुनी, फिर मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी। यानी कि वो ऐसी मजबूरियां बयान कर रहे हैं। यहीं से मैं आपको सिंध की सूरत हाल बताती हूँ। वो ऐसी मजबूरियां बयान कर रहे हैं और सब कुछ वो कहते हैं दूसरे लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। बंदा पूछे कि भाई आप क्या हाथों पाँव में मेहंदी लगी हुई है, चूड़ियां पहन के बैठे हुए वफाक में, क्या करके बैठे हुए? आईनी ओहदे आपके पास, सदर साहब ने वो असूली मौकफ के तहत मंजूरी दे दी। आपके साथ बहुत पहले प्रोग्राम हुआ था, इस प्रोग्राम को भी 4-5 माह गुजर गए। राना साहब, आपको याद होगा, तो आप दोनों के हौसले पर दाद देने को दिल चाह रहा था जो आप मंदोखेल साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, जिस तरीके से वो बता रहे थे कि ये है क्या वफाक, ये नहीं। ओ भाई, फॉर्म 47 जिसने बनाया, जिसने लेकर आया, इजाजत होगी तो आप कुछ करोगे, वरना क्यों भी नहीं कर सकते।
और उसके ऊपर से वो कहते हैं ना कि ये जो करारदाद पेश करें, और वो भी मतलब वो पीटीआई पे डाल दिया कि वो अपोजिशन जमाते हैं, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वो उसको मूड है। तो ये क्या कर रहे हैं? मैं बात पर आती हूँ, उनकी जो बात याद है तो मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि उनको जवाब दूं। ये जो आप मीटिंग्स की बात कर रहे थे, जिस वक्त बलूचिस्तान जल रहा था, इनकी पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो रहा था। आपको 9 अरब का किस्सा भी सुना होगा, जो बिलावल साहब को उन्होंने अपनी सवाबदीद पे 9 अरब रुपए दिए कि यहाँ सिंध में दूध और शहद की नहरें बहानी है। और फिर उसके बाद अभी ये कह रहे थे खुदा जाने किसको जमीनें दे दी। अब सामने बैठते होते तो बोलते कि आप इतने मुन्ने काकी, आपको ये नहीं पता कि जमीनें किसको दी हैं। और ये पानी के एहतजाज पे भैया साइन किए हैं, ये बात नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा मुंह हाँ कर ले, या खुद ही बोले जा रही है? नहीं आ रही, आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं, आप ही को सुन रहे हैं। आपको सिंध ना मिला, बेनजीर साहिबा को सिंध ना मिला पूरा, उनकी शहादत के बाद सिंध ना मिला। 2018 में इन्होंने ऐसी दूध और शहद की नहरें बहाई जो 2024 में पूरा सिंध प्लेट में रख के इनको दे दिया। अब तो आपको समझ आ गई होगी कि इसके पीछे कहानी क्या थी। नहीं, अब आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? अगर अपने आप को सिंध धरती के सपूत कहते हैं, सिंध कार्ड खेलते हैं, सिंध की आवाम के बकौल इनके सो कॉल वोट लेकर असेंबली में पहुंचे हुए, तो बेटा करना आपने है। आप इस हुकूमत को धमकी, देखिए आप धमकी उसको देते हैं कि आपके दिल में थोड़ी उम्मीद होती है कि शायद ये काम हो जाए। सीधा सीधा अभी जो ये इतनी तकलीफें गिनवा दी इन्होंने, और आपने भी गिनवा दी कि वो सड़क बंद है, ये वो सड़क, कल को ट्रेन सर्विस भी बंद होगी, कल को ये काफिला वहां पर चोलिस्तान की तरफ भी पहुंचेगा, ताकि हम देखें तो सही कि हमें दफनाने की तैयारी कहाँ पर हो रही है, हमारा मकबरा कहाँ बन रहा है, कहाँ पर वो हो रहा है। यहाँ हमारी जमीनें बंजर हैं। राणा साहब, मैं सुबह आपको मैं गाँव में हूँ, मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी कि अभी हमारी फुट्टी का जो पौधा है वो कम से कम इतना हो जाना चाहिए था, लेकिन पानी नहीं है, पूरी जमीनें बंजर हैं। इनकी कहानियां खत्म नहीं हो रही। आईनी ओहदों के साथ ये चिपके हुए, लात मारे ना उन आईनी ओहदों को। क्या ओहदे हैं? 2 गवर्नर, एक सेनेट चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन, एक सदर। नहीं, बिलावल साहब ने आईनी ओहदों का नहीं, उन्होंने वजारतों को लात मारने की बात की थी। इसकी वजारतें इनकी बात वहां पर है कहाँ? किसको लात मारनी है? वजारतें तो नहीं है इनके पास तो ये बस फिर उसी चीज को ही लात मारनी थी जो है नहीं। जी मैंने कहा उसी चीज को ही फिर लात मारनी थी जो है ही नहीं। हाँ जी, वही ना। तो अब ये कहानियां बना रहे हैं कि वो सुने। ओ भाई, जिसने सुनना है ना वो नहीं सुन रहे। उधर अपना निशाना सीधा रखें। निशाना सीधा है नहीं, राइट लेफ्ट में बंदूक पकड़ी हुई है। मैं यहाँ पर भी लोगों को बोल रही हूँ, यहाँ पर लोग वो कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी हमें, ये सब मिलके वफाक को। और पायन जिन्होंने जमीन दी है उस वक्त, ये जब ये 2022 में हुआ था चोलिस्तान के, उस वक्त ये असेंबली में हम लोगों ने क्वेश्चन रेज किया था, मगर ये नहीं पता था कि वो पानी भी हमसे लेना है। आप मुझे बताइए, सिंध में हम कतरे कतरे को तरस रहे हैं। कराची में आज तक, मुझे 30 साल हो गए कराची में रहते हुए, पैसों का पानी हम पीते हैं, पीने का और घर के इस्तेमाल का भी। K4 मंसूबा वो पिछले दौरे हुकूमत में भी रुलता रहा। फिर उसके बाद शहबाज पीर साहब आए थे 16 महीने के उसमें, उसके बाद उन्होंने वहां पर आकर, आपको याद होगा कि बिलावल साहब ने कहा था कि हमें आपसे ही उम्मीद है, मेरे घर में भी टैंकर आता है। अब बंदा पूछे, 17 साल से आपकी हुकूमत है और आपके घर में टैंकर आते हैं और आप उसे फखरिया बता रहे हैं। आज सिंध में पानी नहीं है, जिन केनाल्स पे, जिन उन पे पानी है, वो एक्सियन मुंह खोल के बैठा हुआ है। मुझे तो ये पता चला है कि हमारे से आगे गांव से 7 लाख रुपए उन बेचारों ने इकट्ठे किए हैं, लेकिन उसने अपना रेट बढ़ा दिया है। पैसे देके तो पानी खुलवाया जा रहा है। ये बका का मसला है। मैं आपको सच बता रही हूँ कि यहाँ पर जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं होगा, हमारा कोई और जरिया आमदन नहीं है राणा साहब, कोई और नहीं है जरिया आमदन। ना मेरी कोई कहीं प्रॉपर्टी है जिधर से मैं किराया लेके बैठ के अपना ये जिंदगी का वो कारोबार हम चलाएं, यही जमीनें हैं। तो फिर आपको पता है कि जब खाने को कुछ नहीं होगा तो फिर तो हम किसी और को भी नहीं खाने देंगे। सही, यानी ये ज़मीन के अंदर जो इल्ज़ामात हैं वो सिर्फ धमकियों की सूरत में ना दिए जाएं, बसूरत दीगर ये जो सिंध के अंदर इस वक्त वबाल उठा हुआ है, इसके नताइज जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भुगतना पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया साहिरा बानो साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे राना साहब को दीजिए, बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अल्लाह निगहबान।